18-19 साल की उम्र में अपने पिता के अंतिम संस्कार में सोच रहा था कि अब जीवन में क्या होगा। जीवन एकदम से बिल्कुल टर्न हो गया है। टैलेंट तो अपने पास है नहीं, तो मैंने कहा हार्ड वर्क करते हैं। यही था कि ओला, उबर, जोमेटो में काम कर लेंगे बट अपना सपना नहीं भूलेंगे। 2024 का रिजल्ट आया, उसमें ARTU हो गया, रैंक 5 आ गई। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, तुम 2 घंटे पढ़ के तो देखो डेली। 6 महीने 2 घंटे पढ़ोगे, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मुझ जैसा आदमी यहाँ आ सकता है तो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा बेटर हो, तो आप जरूर कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, जब एक 18-19 साल का लड़का जब अपने कॉलेज में एंजॉय करता होता है और सोचता है कि यार आगे क्या करना है, तब मैं उस समय 18-19 साल की उम्र में अपने पिता के अंतिम संस्कार में, जहाँ पे अंत्येष्टि होती है, वहाँ सोच रहा था कि अब जीवन में क्या होगा। जीवन एकदम से बिल्कुल टर्न हो गया, एकदम मतलब वो नहीं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो चीज़ हो गई थी। मतलब 11वीं तक मेरी जर्नी बहुत सामान्य सी थी, चीज़ें बहुत बेटर वे में जा रही थी। बट 12th के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया और हम तीनों भाई-बहन, जो मेरी 2 सिस्टर हैं, मैं, तीनों एक ही सेक्शन में थे। स्कूल में अपना 12th कंप्लीट किया ही था। तो और हम लोगों ने बीटेक में एडमिशन लिया कि बीटेक करेंगे, ग्रेटर नोएडा से अच्छा कमाएँगे। बट वो जो 4 अक्टूबर 2013 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया और फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। फिर वहाँ मैंने सोचा यार नौकरी अब किससे करनी है? मैं बीटेक कर रहा था, 1 सेमेस्टर मेरा पूरा होने वाला था। तो फिर मेरे दिमाग में वहीं पे आया, जहाँ पे ये अंतिम संस्कार हो रहा था, कि यार ये नौकरी मैं करूँगा। क्योंकि मेरे पिता का एक सपना था कि मेरी बेटियाँ जो हैं इंजीनियर बनें, भले मेरे जो लड़के हैं वो कुछ भी करें, खेती करें और ट्रैक्टर चलाएँ, बट मेरी बेटियों को इंजीनियर बनना है। तो वो सपना मुझे याद आया कि यार बहनों को जो है बीटेक से नहीं निकालना है, मैं अपना बीटेक छोड़ दूँगा और मैं एज़ अ क्लर्क जॉइन करूँगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो वही हुआ, मैंने मम्मी से बोला आप जो है नौकरी नहीं करोगी, क्योंकि आप करोगे तो बच्चे कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाएँगे, हो सकता है उनका भविष्य ना बने। तो मैंने एज़ अ क्लर्क एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉइन किया और फिर मैं जब जॉइन कर रहा था, फिर मैं नौकरी के दौरान मैं देखता था, जब मीटिंग्स में जाता था, किसान दिवस होता था, कि यार जिलाधिकारी आ रहे हैं, उप जिलाधिकारी आ रहे हैं। मैं एक रजिस्टर लेके अटेंडेंस लगाता था और वहाँ पे उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी आके अच्छे से मीटिंग्स लेते थे। तो एक अंदर से आया यार कुछ बनना है। और मेरा मतलब पहला थॉट ये था कि यार अभिषेक, कि अगर तुम्हारे बच्चे बड़े होके कहेंगे कि पापा तुमने क्या किया, तो मैं क्या कहूँगा उनसे? कि मैं मतलब मेरे अपने बाप की नौकरी मुझे मिली थी और काफ़ी लोग मुझे तंज भी मारते रहते थे, अरे यार तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है और फ्री की मिल गई है, बाप की मिल गई है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो वहीं से एक सपना लेके चले कि यार करना है कुछ। तो सोचा पहले यूपीएससी का। ग्रेजुएशन मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जिसको लगता है कि यार मेरी ग्रेजुएशन अच्छी नहीं हुई है, तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने बीए किया हुआ है, बरेली कॉलेज बरेली से, 58% नंबर के साथ सेकंड डिवीज़न पास हूँ मैं। और जब कभी क्वेश्चन आता था कार्ल मार्क्स का, तो मैं लिख के आता था रूसो, और ऐसे ही करके साल में 1 बार जाना होता था और जो है मैं अपना बीए का एग्ज़ाम दे के आता था और पास हो गया, 58% नंबर आ गए। तो यहाँ पर आपको सफल होने के लिए नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप बीए हो, बीटेक हो, एमबीए हो, आप सबसे कर सकते हो। फिर हुआ यार कि क्या करना चाहिए? तो हुआ यार यूपीएससी करना चाहिए। तो मैंने जो है 2017 में पहले पीसीएस की तैयारी करी। 1 साल 2017 में मैंने पीसीएस का अटेम्प्ट दिया, 5 नंबर से रुक गया वहाँ पे। तो मुझे लगा नहीं यार, अपने तो कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यूपीएससी की तरफ चला गया और यूपी पीसीएस में कभी देता था, कभी नहीं देता था, कभी एडमिट कार्ड निकाला, नहीं निकाला। ऐसे ही करके कई सारे फेलियर्स आते गए लाइफ में। एक बार फेल हुआ, एक बार फेल हुआ। फिर 2022 में मेरी लाइफ में मतलब हरेंद्र नाथ मिश्रा मेरे भाई साहब हैं, वो आए। तो उन्होंने बोला यार कि एसडीएम बहुत अच्छा होता है, उसको ट्राई करो, पीसीएस करो। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। और बाकी ऑफ़िस में भी थोड़ा मेरा इंसल्ट काफ़ी हो चुकी थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्लर्क हो, फ्री की नौकरी मिल गई है यार, क्या ही करोगे। और जो लोग मेरा सपोर्ट करते थे, जैसे मेरे कल सीनियर थे सैयद मोहम्मद ज़ुहैर ज़ैदी साहब, तो उनसे लोग कहते थे यार तुमने उसको बहुत बड़े सपने दिखा दिए हैं, मृतक आश्रित है यार। और आज तक मैंने लोगों से पूछा भी था कि इस डिपार्टमेंट में जितना आपका अनुभव रहा है, कोई मृतक आश्रित क्या अधिकारी लेवल पे पहुंचा है? तो उनका जवाब होता था नहीं। तो एक अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं यार अभिषेक, तुम्हें तो करना है। बट मेरी एजुकेशन लेवल इतनी वीक हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आता था कैसे करना है। तो कहीं पे कोट मैंने देखा था कि हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। तो मैंने कहा यार टैलेंट तो अपने पास है नहीं, मतलब पढ़े लिखे तो है नहीं, बीए किया हुआ है और बीटेक वालों से और आईआईटी वाले, आईएम वालों से मेरा कंपटीशन है, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा हार्ड वर्क करते हैं। तो जर्नी स्टार्ट हुई। 2023 में मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया यूपी बीसीएस का
वहाँ मेरा प्री हो गया और मेरा मेंस भी मतलब इंटरव्यू कॉल 6 नंबर से रुक गई। फिर मुझे लगा यार और कुछ करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए, हो सकता है एक एज़ अ क्लर्क तुम निकाल सकते हो। फिर बीच में क्या हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी 2024 में, और वहाँ पे कुछ ऑफ़िस में भी थोड़ा-सा दिक्कतें होने लगी। तो मुझे लगा यार कि सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मम्मी की सेवा करूँ। अब नौकरी मतलब 10 साल हो चुके हैं, 10-11 साल, थोड़ा मम्मी की सेवा करूँ। तो मैं वहाँ से जो है छुट्टी ले ली, लीव विदाउट पे। अब यार जो जो बच्चा मतलब 60,000 रुपए आ रहे हों, एकदम से उसका जो है अकाउंट कम हो गया, 100-200 रुपए पड़े रहते थे, तो दुःख होता था कि यार ठीक है। लेकिन वही था कि मम्मी की सेवा हो रही थी और उधर पढ़ाई भी चल रही थी। फिर एक मोमेंट ऐसा आया 2 डेढ़ साल जब हो गया कि मुझे डिसाइड करना है कि मेरा सपना या मेरी नौकरी। तो 18 नवंबर 2025 को मैंने अपनी 12 साल पुरानी नौकरी बिना किसी को बताए, इवन मेरी बहन है, वो मैरिड है इस समय, मैंने उसको भी नहीं बताया था कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। क्योंकि भाई हम लोग जिस परिवेश से आते हैं तो वहाँ पर सरकारी नौकरी होना अपने आप में बहुत बड़ा वो होता है कि यार सरकारी नौकरी। तो हम लोगों मतलब मेरी 2 एक बहन, एक भाई और मम्मी, हम चारों के बीच में था कि सरकारी नौकरी छोड़ दी है। अब वहाँ से फिर मैं हर दिन रोता था कि यार क्या करूँ, क्या करूँ? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मम्मी से पूछा कि मम्मी यार नौकरी है, तो मम्मी मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब उनका बहुत ज़्यादा था, विश्वास था मेरे अंदर कि तुम मेहनत कर रहे हो, नौकरी छोड़ दो तुम। जाके नौकरी छोड़ो। मैंने कहा मम्मी यार सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम छोड़ो और मुझे पूरा विश्वास है, वरना खेती तो है ही है। और मेरा एक था कि यार कुछ नहीं होगा तो अपने पास सीडी डीलक्स गाड़ी है, ओला चला लेंगे। तो मैं बात भी करते हुए सबसे आता था कि भैया कितना कमा लेते हो? तो वो कहते थे भैया 20-25 हज़ार कमा लेते हैं। तो मैं कहता था यार अपन का भी खर्चा चल ही जाएगा 20-25 हज़ार में। तो एक यही था कि ओला, उबर तो है ही है ना, ज़ोमैटो में काम कर लेंगे, बट अपना सपना नहीं भूलेंगे, वो करना है मुझे। तो वही लगा रहा 2024 का रिज़ल्ट आया और वहाँ पे जो मैंने सेकंड प्रेफ़रेंस डाली थी, उसमें एआरटीयू हो गया, रैंक 5 आ गई। भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसी बीच में ना बहुत सारी हर्डल्स आईं। आपको जैसे बताया कि नौकरी छोड़नी पड़ी, फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरे पिताजी का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, मेदांता में चला था, कहीं से इधर उधार ले लिया, कुछ थोड़ी ज़मीन निकाल दी। मतलब ये था कि एट लास्ट मोमेंट मुझे कोई मतलब गिल्ट ना हो कि यार उनका इलाज नहीं करा पाया। तो मैंने 50-60 लाख रुपए खर्चा, कर्जा भी हो गया पूरा, और बहनों की जो पढ़ाई थी वो भी बीटेक कर रही थी दोनों, तो साल का 5 लाख रुपए फीस में जाता था। तो ऐसे-तैसे करके मतलब जब 2017 में मेरी बहनों की जो बीटेक हो गई, उनकी जॉब हो गई, तो मैंने कहा यार अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अब तुम मुझे पढ़ाओ। तो वहीं से हेल्प होने लगी। भाई फिर 22-23 में भाई भी मेरा लग गया। लेकिन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि ईश्वर की कृपा से मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मतलब ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। जैसे हरेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने मेरी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी थी बीच में जब मेरी नौकरी छूट गई थी, कि बताओ कैसे खर्चा चलाते हो? तो बिना पूछे ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। फिर सैयद मोहम्मद ज़ुहैर ज़ैदी साहब आए, उन्होंने बड़ी हेल्प करी और सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ रहीं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनका तो पूरा विश्वास था। एक मैं छोटा-सा किस्सा शेयर करता हूँ आपसे कि 6 फरवरी 2026 को रिज़ल्ट आने वाला था मेंस का। तो 8:30 बजे मेरे पास मम्मी मेरी मैसेज करती हैं कि बेटा तुम्हारा हो गया है और छोटू को मत बताना, मेरा छोटा भाई है, वो ऑफ़िस से आ रहा है और वो कार से आ रहा है तो हाथ छोड़ के वो नाचने लगेगा। तो मैंने मम्मी से कहा यार मम्मी 1 घंटा है रिज़ल्ट में, अभी तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कह रही तुम्हारा हो चुका है और तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ गया है और प्रयागराज जाना है। तो मतलब फिर रिज़ल्ट आया 1 घंटे बाद तो हो गया भाई, उसमें इंटरव्यू कॉल आ गया और मतलब सपोर्ट बहुत रहा, मम्मी का विश्वास बहुत था। उसी विश्वास के दम पे ही मतलब मैं आज यूपी पीसीएस में मेरा चयन हो पाया। और दूसरी बात है उन्होंने बहुत इमोशनली सपोर्ट किया और हर बात में कि नहीं, नहीं तुम्हारा हो जाएगा। फिर ऐसे फ्रेंड्स मिल गए, सीनियर्स मिल गए, तो इस तरह से मतलब धक्के खा के यहाँ पे मैं यूपी पीसीएस में पहुँच चुका हूँ। अब बात आती है कि यार मैं पढ़ाया हूँ, मैं 2 साल, डेढ़ साल, 2 साल मैंने पढ़ाए हुए बच्चों को। तो सवाल आता है कि यार कुछ बच्चे होते हैं ना कि पिता का साया नहीं है तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास जो है पैसे नहीं है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, नौकरी है मेरी तो नहीं कर पाऊँगा। मतलब मैंने नौकरी के साथ मेरी एजुकेशन लेवल आपको बता ही दिया है, उसके साथ मेरे पिता का साया नहीं था, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। उन सबके मतलब बिना भी मैंने ये करके दिखा दिया। मतलब यूपी आज मतलब मेरे पास कॉल्स आते हैं, मतलब मेरे ऑफ़िस से ही कई लोग बातें करते हैं, यार तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना बरेली क्षेत्र में कि सिर्री हो, कि तुम बहुत बड़े सिर्री हो यार, तुमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा सर वो एक सपना पाल लिया था, एक ज़िद पाल ली थी
और एक लगन हो गई थी कि करना है तो करना है। मतलब जब मैं ज्वाइन करने गया था 9 दिसंबर 2013 को अपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि यार अभिषेक, ज्वाइन तो यहाँ कर रहे हो बट रिटायर तुम्हें यहाँ से नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, यहाँ से तुम्हारी रिटायरमेंट तो नहीं होगी। और शेड्यूल मेरा अब लोग जानना चाहेंगे कि यार नौकरी के साथ में कई बच्चों का सवाल होता है कि सर शेड्यूल मतलब नौकरी के साथ में कैसे मैनेज करें? तो जो मेरा है, मैं कई एक आध प्लेटफ़ॉर्म पे बताया हूँ, तो कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार इतना तो कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो कोई, बट मेरे साथ कंडीशंस थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन लेवल बहुत वीक थी, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास, मैं क्लर्क था, तो वो एक मेंटालिटी थी कि क्लर्क कभी पीसीएस नहीं बन सकता है, वो भी मृतक आश्रित में, जो पिताजी की जगह लगी हो। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं 3 बजे उठ जाता था, ठीक है? और लगभग रहा कि 3 बजे उठ के मतलब पूरा फिर साढ़े 3-4 बजे लाइब्रेरी जाना, और मेरे एक जोड़ी कपड़े लाइब्रेरी में रखे रहते थे कि मैं लोवर टी-शर्ट पहन के गया लाइब्रेरी में, बाथरूम में गया, अपना फॉर्मल डाला, फिर वहाँ से ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस से मैं कभी घर नहीं गया, रूम पे कभी नहीं जाता था लखनऊ में, कि मतलब ऐसा होता था कि अगर आप रूम पे गए, आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाओगे। तो मेरा वही एक जोड़ी कपड़े ऑलरेडी रखे थे, सीधा ऑफ़िस से अपना लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में ही कपड़े चेंज किए, हाथ-मुँह धुला और वहीं बैठ गए। और वहीं पे जो कुर्सियाँ होती हैं, उनके जो तकिए होते हैं, वहीं बिछा लिए अपना तकिया आराम से और वहीं पे सो गए। तो मतलब लाइब्रेरी के ओनर भी कहते थे, यार भैया तुम्हारा नौकरी भी है, सब कुछ है, तुम यहाँ क्यों सोते हो? बट मुझे था यार कि यार घर पे जाएँगे, सो जाएँगे। फिर वही सुबह 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए और पढ़ाई शुरू कर दी, आधे घंटे के लिए घर गए और नहा धो के आ गए। दूसरा बात कि प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कैसे क्या तैयारी करें? तो सबसे पहले देखो यार क्या होता है ना कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का आधार अपने टेस्ट सीरीज को बनाओ। जैसे मुझे पता था कि यार बेटा प्री रुक गया ना तुम्हारा, तो प्री रुकने पे तुम ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। और अगर तुम्हारा प्री निकल गया तो तुम एसडीएम की रेस में हो, डेप्यूटी कलेक्टर की रेस में हो, डीएसपी की रेस में हो। तो मतलब ये था, तो मैंने प्री के लिए वो 2024 वाले अटेम्प्ट में 120 प्लस टेस्ट लगाए थे। हालाँकि लोग कहेंगे 120 कैसे लगा सकते हो, बट मैंने लगाए थे क्योंकि मुझे पता था प्री नहीं रुकना चाहिए। और मेरे पास आज भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर 5 साल से प्री नहीं हुआ है। तो अगर आप इतने टेस्ट लगा लोगे 120 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता है कि यार तुम्हारा प्री रुकेगा। फिर आता है कि मेंस कैसे किया? तो मेंस में भी मेरा था कि मतलब होता है ना कि एक मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे बोला था कि अभिषेक यार, मेंस से देने से पहले जितने रजिस्टर भरोगे, तुम्हें मेंस देने के बाद साइन करने पड़ेंगे। मतलब तुम अफ़सर बन जाओगे और साइन करोगे, और तुमने अगर मेंस देने से पहले रजिस्टर नहीं भरे, तो फिर तुम रजिस्टर भरोगे, मतलब तुम क्लर्क रहोगे, वही कर्मचारी बन के रह जाओगे। तो मेरा यही मन में आ गया कि यार कुछ भी हो जाए लिखना है। 24 और 23 का मैं फेल हो चुका था, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, तो वहाँ से था कि यार करना है। और मैं सिंगल ही इंस्टीट्यूट से लिखा हूँ। मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट में कभी नहीं गया कि इसकी भी ले लो, उसकी भी ले लो। मुझे ये था कि अगर मेरा होना होगा तो यहाँ से होगा, नहीं होना होगा तो कहीं से नहीं होगा। तो मैंने उस 2024 में जो है 125 से 130 टेस्ट लिखे थे पूरे, कि यार इतना लिखना है। और जब मैं 2024 का लिख के आया, तो जो है मुझे मतलब था कि यार होना तो चाहिए। तो मेरे एक दोस्त है मेरी दीक्षा, तो उसने मेरे को 1 दिसंबर 2024 को शीशा दिलवा दिया था कि आपने मेहनत बहुत करी है, अब आप मिरर लो और इंटरव्यू की तैयारी करो। मैंने कहा यार इंटरव्यू की तैयारी मतलब मुझे नहीं पता लगता कि मेरा आएगा। कह रही नहीं, आपका तो आना चाहिए। तो फिर मैंने मिरर लिया, उसमें प्रैक्टिस करी। फिर हरेंद्र भैया हैं, उनके बड़े भाई राजन भाई हैं और भारत सिंह जो मेरे बड़े भैया हैं, तो उन्होंने कहा, वो मेरी कॉपी देखते थे तो आपस में बात करते थे कि यार इसका लिस्ट में नाम तो होगा, बट रैंक क्या है वो मतलब नहीं पता है, लेकिन नाम तो होना है इसका क्वालीफाई होगा क्योंकि इसने मेहनत बहुत टूट के करी है। तो वही है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और जो अगर मेरे से कोई पूछता है कि मतलब कोई एक चीज़ बताइए, 2 चीज़ बताइए जो आपको इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई करा देंगी गारंटीड, मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अगर आपने ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपने अपनी लाइफ में कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, आप सच बता रहा हूँ, आपका ना यूपीएससी रुकेगा, ना यूपी पीसीएस रुकेगा और कोई एग्ज़ाम आपका नहीं रुकेगा। अगर आपको 4 घंटा पढ़ना है, तो आपको 4 घंटा पढ़ना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। कोई कहता है सर मेरे पास तो 2 ही घंटे हैं, तो मैं उससे कहूँगा यार 2 घंटे हैं ना, डेली पढ़ो। तुम 2 घंटे पढ़ के तो देखो डेली, 6 महीने 2 घंटे पढ़ोगे तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। और खूब सारे टेस्ट लिखो और हमेशा ना अपने ईश्वर में विश्वास करो। वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सबके अपने-अपने ईश्वर हैं। आप बिलीव करो
मतलब मेरा जो बिलीफ था ईश्वर पे, तो जब मैं अपना नौकरी से रिजाइन कर रहा था तो मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था वो। तो यार मैं कह रहा था यार प्रभु, मतलब अब मैं क्या करूंगा अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। 32 साल की उम्र हो गई है, सारे बाल भी गिर गए हैं, शादी वादी कोई करेगा नहीं, तो मतलब मैं क्या करूंगा। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया था कि ईश्वर है तो वो तुम्हारा करेगा। और एक कहीं मैंने स्टोरी सुनी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब आप ट्रेन में जाते हो तो आप ट्रेन में बैठते हो, बट आपको पता नहीं होता कि वो ड्राइवर दारू पिए है या नहीं पिए है, वो ड्राइवर है भी नहीं है। आप जाते हो, चादर वादर बिछाई, तकिया लगाया, आराम से हेडफोन लगाए, गाने सुनते हुए मस्त चिल करके सो जाते हो। यार जब आपको उस ड्राइवर पे बिलीव है जिस ऊपर वाले ने आपको भेजा है दुनिया में, मतलब जिसने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी कि ये तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, ये तुम्हारे भाई बहन रहेंगे, तुम्हें बोर ना फील हो तो तुम्हारे रिश्तेदार रहेंगे, दो चार टॉन्ट मारें कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमने क्या ही कर लिया अपने जीवन में, तुमने 10-12 साल में क्या कर लिया। कुछ आपके दोस्त रहेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जैसे मेरे साथ कई सारे दोस्त हुए। तो जब उसने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं और उसने आपको भेज दिया है, तो क्या उसने आपके लिए कुछ सोचा नहीं होगा क्या? जरूर सोचा होगा। बस आपको विश्वास करना है उस पे। आपने एक बार विश्वास कर लिया ना, फिर देखो आप हर चीज में, ईश्वर में, अपनी तैयारी में। मेरे साथ तो पूरा विश्वास का खेल था। मतलब मेरे पास बिलीफ आ गया था कि यार 2023 में मेरा 6 नंबर से इंटरव्यू कॉल रह गई थी और उसी टाइम एक पोस्ट आती है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की, तो वो उसका कट ऑफ बहुत लो गया था। अगर मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता तो मैं वो पोस्ट क्वालिफाई कर लेता, बट नहीं हुआ। मैं बहुत रोया कि यार इतनी मुश्किल से तो प्री निकला था, मेंस निकला था, और भगवान तुम करा देते तो क्या होता। बट कुछ दिन में ऐसा रियलाइज हुआ, मैं मतलब भक्त स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ यार उसने कुछ तो सोचा होगा। तो उसने ये सोचा, आज मैं एआरटीओ हूं। अगर मैं उस टाइम बिलीव नहीं करता तो मैं टीओ रह जाता, बट उसको एआरटीओ बनाना था तो उसने एआरटीओ बना दिया। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, आपकी एजुकेशन खराब है, आपका हो जाएगा। आपके पास माता पिता का साया नहीं है, फिर भी आपका होगा। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर भी आपका होगा। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 37-36 में हैं अभी, जिनके 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन वो फिर भी इंटरव्यू निकाल रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं। और ये लिस्ट निकाल के देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके का बच्चे हैं, फैमिली है, बहुत अच्छी चीजें हैं, बट उनके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है, जैसे मेरे अंदर था। जब तक आपके अंदर जुनून है, दृढ़ संकल्प है, लगे रहो और आपका सिलेक्शन 110% होगा। मेरा हो गया है ना, तो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा बेटर हो और बहुत ज्यादा आपके प्रिविलेजेस हैं, तो आप जरूर कर लोगे। अगर मुझ जैसा आदमी यहाँ आ सकता है, क्लर्क आदमी जिसकी कोई एजुकेशन लेवल नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने 24-25 साल तक वेट किया कि थोड़ा भाई बहन मेरे लग जाएंगे, उनकी जो है नौकरी लगेगी, पैसे 4 पैसे आएंगे, तो अब मैं तैयारी करूंगा। तो मेरे से तो आप लोग कहीं ज्यादा बेटर हो। तो अगर आप प्रयास करते रहोगे, दृढ़ संकल्प होगा, तो ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन 110% होगा दुनिया के किसी भी एग्जाम में। थैंक यू सो मच। और मैं जोश टॉक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूं दिल से कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊं। और जो बच्चे दूर दराज के गांव में बैठे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उन तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, और वो भी वहां यहाँ तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचा हूं। वो भी देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में अपना योगदान दें और अपने आप को बिल्कुल कमतर ना समझे, अपने आप को कम मत समझना। अपना एक एटीट्यूड लेके आना कि करना है तो करना है, एट एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच।